हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल आरजेटी कैंपस ऑफिशियल चैनल पे बहुत स्वागत है। तो डे 4 चैप्टर 4 हम लोगों की जो क्लासेस चल रही है बेटा फिजिक्स की सीबीएसई 2026 डे 4 चैप्टर 4 न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स सीबीएसई 2026 में जो भी आपको चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर 1, 2, 3 हो चुका है, आज चैप्टर 4 की बारी है। जो भी एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, जो फॉर्मूला होते हैं, तो उस फॉर्मूला के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब आप बात आती है चैप्टर 4 में। तो बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हमारा चैप्टर क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बेटा बायट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है ना, लॉरेंज फोर्स वगैरह, और क्या बोलते हैं सोलेनॉइड वगैरह होता है, ठीक है, एमसीजी आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन सारे पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। पूरे पूरे चैप्टर का 30 मिनट्स 35 मिनट्स आपका टाइम लेंगे, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लूँगा। और उतने टाइम में आपका ऑलमोस्ट ये सारा का सारा आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच कैन बी आस्क्ड इन 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा। चलो, सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनता है? लॉरेंज फोर्स। एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है बेटा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, लॉरेंज फोर्स कहलाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या है? चार्ज है। वी क्या है? चार्ज की वेलोसिटी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आप चार्ज को थ्रो करते हो, सेंड करते हो। और थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ठीक है ना। एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल की पाथ मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा, तो उसको हमने डिस्कस किया है। सबसे पहला केस हमने लिखा है कि केस 1 में अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो आप कहेंगे यहाँ पर तो फिर क्या होगा, देखिए कहानी क्या होगी। तो बोलेंगे कि एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इंप्लाइज दैट एफ की वैल्यू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 0 रखो तो भी 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 रखो तो भी 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मतलब फोर्स क्या लगेगा? नहीं लगेगा, फोर्स आपको 0 लगेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग आपको बेटा यह भी ध्यान रखना है कि जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। वी की तरफ हाथ रखते हैं राइट हैंड, और बी की तरफ रोटेट करते हैं। वी क्रॉस बी की तरफ थंब जिधर होगा उधर की तरफ फोर्स लगेगा अगर चार्ज पॉजिटिव है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक, ये क्या बोलते हैं, चार्ज फोर्स अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके उल्टे डायरेक्शन में काम करेगा। आपको ध्यान रखना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वी क्रॉस बी की तरफ, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वी क्रॉस बी के अपोजिट होगा। वी क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से वी की तरफ हाथ रखोगे, बी की तरफ रोटेट करोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला केस अगर दोनों चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक, जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने थ्रो किया है उसके बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसी तरह का फोर्स नहीं लगेगा, 0 फोर्स लगेगा, है ना, आपको ध्यान रखना है। और जब 0 फोर्स लगेगा तो बोलोगे कि चार्ज पार्टिकल का मोशन पूरी तरह से अनअफेक्टेड रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेगा क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा? अगर 90 डिग्री है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है उस केस में जब चार्ज पार्टिकल के बीच का, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो आप कहेंगे कि पाथ कैसा होगा बेटा? तो बोलेंगे पाथ विल बी अ सर्कल। ठीक है, सर्कुलर पाथ होगा, आर्क होगा। ठीक है ना, सर्कुलर पाथ होगा, आर्क फॉर्म करेगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आर्क फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद कहेंगे कि ये कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे फोर्स कितने के बराबर? तो बोलेंगे F जो होगा वो आपको mv²/r होता है, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। चूंकि क्यू वी बी साइन थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा की वैल्यू आपको 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? देखिए, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो कहेंगे कि दिस इम्प्लाई दैट दिस इज इक्वल टू mv²/r बराबर क्यू वी बी।
V से V कट जाएगा, R बराबर mv/qb। इतने रेडियस में चार्ज पार्टिकल क्या है, घूमेगा। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो r की वैल्यू होगी mv/qb के बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब कि जो आर्क फॉर्म करेगा वो सर्कुलर आर्क होगा और वो सर्कुलर आर्क की रेडियस mv/qb के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है थर्ड केस 3 नंबर है, व्हेन थीटा इज डिफरेंट। मतलब बेटा कि अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 डिग्री ना हो, 90 डिग्री ना हो, 180 डिग्री ना हो, तो फिर पाथ कैसा होगा, तो बोलेंगे उस केस में क्या होगा, तो आप कहेंगे कुछ इस तरह का केस बनेगा। मान लो कि वेलोसिटी ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, दोनों के बीच में एंगल थीटा क्या है, ये एंगल ना ही 0 डिग्री है, ये एंगल ना ही 90 डिग्री है और ये एंगल ना ही 180 डिग्री है, तो फिर कहेंगे कि पाथ कैसा होगा, तो बोलेंगे चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, हेलिकल होगा। चार्ज पार्टिकल एक हेलिकल पाथ में मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का हेलिक्स बनाएगा, हेलिकल पाथ करता हुआ आपको मूव करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पाथ कैसा होगा, यहाँ पे हेलिकल पाथ होगा, ये आपको याद रखना है, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। एक चीज और बेटा ध्यान रखना कि चार्ज पार्टिकल और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कुछ भी हो, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये सारी की सारी हम लोग काम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, तो चार्ज पार्टिकल का स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, किसी भी एंगल के लिए कॉन्स्टेंट रहेगा, स्पीड आपको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। वेलोसिटी क्या है बेटा, x और y कंपोनेंट में दिया हुआ, मतलब कि वेलोसिटी xy प्लेन में है। अब क्या रहा है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b नॉट i कैप है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, x एक्सिस की तरफ है, तो अब आप जरा देखिए इसको, ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर, ये मान लो बेटा, मैं एक्सिस प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। आप जरा देखिए, आप इमेजिन करो कि ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, इधर की तरफ मान लो क्या है, वाई एक्सिस, इधर की तरफ मान लो क्या है, जेड एक्सिस। लेट दिस इज ओरिजिन। वेलोसिटी जो बेटा दिया हुआ है वो एक्स और वाई कंपोनेंट में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में होगा चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी। तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन में मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स वाई प्लेन में अगर बेटा मानेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या होगा, वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस में है ना बेटा। अब आप जरा बताइए बेटा इसको देख करके कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, क्या ये 0 डिग्री है, बोलेंगे नहीं है। क्या ये 90 डिग्री है, बोलेंगे नहीं है। क्या ये 180 डिग्री है, बोलेंगे नहीं है। तो मतलब पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। तो इस केस में पाथ कैसा होगा, व्हाट विल बी द पाथ, तो बोलेंगे हेलिकल, ठीक है। समझ में आई बात, हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, बिकॉज एंगल आपको 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री नहीं है, कोई और एंगल होगा, कुछ भी हो, तो उस केस में पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर, बोलेंगे चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एक हेलिक्स बनाता हुआ ऐसे ऐसे आगे के फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, हेलिकल पाथ बनाते हुए। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। एक वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। नहीं ये नहीं करते हैं, अभी एक और क्वेश्चन है, वो वाला नहीं करना। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। बेटा एक वायर दिखाया हुआ है, वायर में क्या है, आई करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर के कारण से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्यों लगेगा, बोलोगे मूव कर रहा है, तो कहेंगे कि ऐसा क्यों होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए जरा, ये जो वायर है बेटा इधर की तरफ जा रहा था, इस वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर की तरफ होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन होगा, राइट हैंड थंब रूल। वायर को पकड़ेंगे ऐसे, घुमाएंगे ऐसे से, घूमेगा ऐसे से, इस वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालेंगे, पकड़ेंगे और इसको ऐसे से घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन वाले जगह पर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर की तरफ है, तो V क्रॉस B किधर होगा, तो बोलेंगे V ऊपर की तरफ है, V और B इधर की तरफ है, ठीक है ना, V और B, तो V क्रॉस B थंब लेफ्ट है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो ठीक उसका उल्टा, तो बोलेंगे फोर्स किधर लगेगा, बोलेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन V
क्रॉस बी का डायरेक्शन लेफ्ट है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, राइट तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम द वायर। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को वायर करंट फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ आप पैरेलल थ्रो कीजिएगा ना, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन किधर डेविएट होगा, बोलेंगे वायर से दूर डेविएट होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है, अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे रीजन में थ्रो करते हो या छोड़ते हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों प्रेजेंट है, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको मान के चलना है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको नहीं करना है, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस है वो। तो उस केस में आप जो फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा, वो जो नेट फोर्स होगा वो दोनों का सम होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का आपको क्या होगा, सम होगा। आप इसको क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे एफ बी कितना होगा, तो क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस बी प्लस एफ ई कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई। इन दोनों का रिजल्टेंट हम ले लेंगे, दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल इज projected in both magnetic and electric field in that region in which both magnetic and electric field both are present। तो आपको रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म से निकालेंगे, ठीक है। चलिए, इसका एक बेटा इसके स्पेशल केस है, इस कॉन्सेप्ट का एक स्पेशल केस है, कहलाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। बोर्ड में आया भी हुआ है और बोर्ड में आता भी है, आ भी सकता है। वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या, बहुत बच्चों का एक बहुत कंफ्यूजन होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर को बोलेगा वेलोसिटी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है, इसको समझो पहले। मान लो एक ऐसा रीजन है, जिस रीजन में, एक ऐसा रीजन जिसमें मैं प्लॉट कर देता हूँ एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये रहा ओरिजिन। एक ऐसा रीजन एज्यूम कर लो, क्या करना है बेटा, मान लेना है, मान लो, ठीक है, मान लो कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और उसकी चॉइस कैसा करते हैं, चॉइस रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने मान लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव जेड एक्सिस ले लेते हैं, माइनस बी के कैप, ठीक है ना, समझ आई बात। हालांकि इसको हम वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे बेटा, तो हम ई आई कैप लिखे दिए तो ये अंडरस्टूड है कि वेक्टर है, यहाँ भी आपको है, वेक्टर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ई आई कैप है मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी के कैप मतलब जेड एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में है, और वी जे कैप मतलब कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज वाई एक्सिस में है, मान लिया। अब हमें ऐसा सोचना है ना कि अगर फोर्स देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल लेते हैं, मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल को लेते हैं, तो बोलेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स अप्लाई करेगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स किधर अप्लाई करेगा, राइट तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है। ये किसका फोर्स होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा, ये होगा एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लगा देते हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब जरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड चूंकि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड एक्सिस, तो v क्रॉस b, v वेलोसिटी ऑफ चार्ज और b अंदर की तरफ जाएगा अनटू द प्लेन, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जेड एक्सिस है बेटा, ध्यान रखना है, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जेड एक्सिस है, तो v क्रॉस b, थंब इधर आ रहा है, तो ये फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स बेटा आपको लग जाएगा इधर की तरफ, और ये कौन सा फोर्स होगा बेटा, बोलेंगे ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। अब देखिए खेल क्या हुआ, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, और ऐसा हमने चॉइस ले लिया, ऐसा चॉइस लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अपोजिट लगा, उल्टे डायरेक्शन में। अब सोचो अगर दोनों बैलेंस हो जाए, अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो कहेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो बोलोगे चूंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना होगा, क्यू वी हो जाएगा, बोलेंगे F बराबर क्यू, ठीक है, क्यू वी बी
साइन 90 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स Q इंटू ई। Q से Q आपको कट जाएगा, V इंटू बी इंटू 1 हो जाएगा और ये E के बराबर, तो V इंटू बी कितना E हो जाएगा। अब यहाँ पे आप V कितना लिखेंगे, E बाई बी के बराबर कर देंगे। अब बेटा अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो कहेंगे कि ये जो सिचुएशन है जिसमें ऑल थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर सच दैट नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अपोजिट है और ये दोनों बैलेंस हो जा रहा है। अगर ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का फोर्स आपस में बैलेंस हो जाए तो वहां पर कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ई और बी को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे कि हियर ई एंड बी आर, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज वेलोसिटी, ठीक है, सेलेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर के रूप में हम बोलते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं बायट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर। बेटा एक वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बायट-सावर्ट्स लॉ से निकालते हैं। वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, आर वेक्टर ले लेते हैं और उस पॉइंट को जोड़ देते हैं आर वेक्टर से और उसमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं dv, स्मॉल एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होता है, dv बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस r बाई r क्यूब होता है, ठीक है बेटा। ठीक है, ये होता है। अब अगर कहें कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी तो बोलेंगे dv का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो बोलेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है। डीएल क्या होता है, वायर का छोटा सा एलिमेंट होता है। तो ये बायट-सावर्ट्स लॉ कहलाता है। बायट-सावर्ट्स लॉ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। स्ट्रेट वायर के कारण से, सर्कुलर वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो बायट-सावर्ट्स लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उसको निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग बायट-सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। वेक्टर फॉर्म ये है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इनफाइनाइट वायर है बेटा, इनफाइनाइट वायर कैसे समझेंगे, लंबा, काफी लंबा वायर है, इनफाइनाइट वायर है। इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आर पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो बोलेंगे कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। वायर को पकड़ो, ऐसा रखो कि थंब की तरफ करंट रखो और 4 फिंगर को घुमाओ, तो बोलेंगे ऐसे से घूमेगा, ऐसे से घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, तो बोलेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। किधर की तरफ इस केस में, तो बोलेंगे चूंकि करंट आपको इधर की तरफ जा रहा है तो आई 4 फिंगर को ऐसे से घुमाएंगे तो ऐसे से घूमेगा, तो यहाँ बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। अगर यही करंट उल्टा नीचे की तरफ आता तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन हो जाता। ये क्या है, वायर सेमी इनफाइनाइट वायर है। यहाँ से वायर में करंट शुरू हो रहा है और यहाँ से लेकर के काफी दूर तक चला गया, यहाँ से यहीं से भी आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बोलेंगे कि सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण, चूंकि इनफाइनाइट वायर के कारण से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो बोलेंगे इसके कारण से फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आधा हो जाता है। इनफाइनाइट का जितना होगा उसका हाफ हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट के लिए और सेमी इनफाइनाइट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलो अगर कॉइल है तो क्या करेंगे, बोलेंगे कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है, रेडियस आर है, एक्सिस पर एक डिस्टेंस ले लो, कॉइल के एक्सिस पर एक डिस्टेंस ले लो, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बोलेंगे बी कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना 3/2। अगर यही सर्कल हो जाए, मतलब कि सेंटर हो जाए, तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम एक्सिस पर लेते हैं, सेंटर पर लेते हैं, तो सेंटर पर जब आ जाओगे तो बोलोगे सेंटर पे आने पर एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे में एक्स 0 कर दो, आर से 2 आर स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अगर मान लो कि आर्क है
तो सेंटर पे फील्ड निकालना है, तो बोलेंगे आर कितना एंगल बना रहा है, मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पर कितना एंगल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नॉट, तो बोलेंगे बी नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 ध्यान रखना है। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड का। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड आपका कैसा होगा बेटा, बाहर की तरफ। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड बाहर की तरफ, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो फील्ड अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर फील्ड कैसा होगा, बोलेंगे इनटू द प्लेन। यहाँ पर इनटू द प्लेन, चूंकि करंट आपको क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो लूप में करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको डिपेंड करता है। यहाँ पे बाहर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब एक चीज कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, स्पेशल केस। बेटा एक चीज याद रखना, कोई भी स्ट्रेट वायर है उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे होगा, हर जगह पर होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैं कुछ पॉइंट्स नोट करता हूँ। वायर में करंट m से n की तरफ फ्लो कर रहा है, ध्यान रखना वायर में करंट m से n तक है, बस m से n तक है। m के लेफ्ट तरफ का पार्ट और राइट तरफ का पार्ट करंट नहीं है। करंट सिर्फ और सिर्फ m to n है। करंट is only from m to n। अब आप देखिए, कोई पॉइंट चूज करो वायर के ऊपर, P1, एक चूज करो P2, एक चूज करो P3 बाहर है, एक चूज करो P4, एक चूज करो P5। बेटा ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर होगा, लेकिन वायर के लाइन में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे होगा, वायर के लाइन में बाहर की तरफ नहीं होगा। तो बोलेंगे इस पॉइंट को देखो, एक ये और ये एक पॉइंट P2 एंड P4 करंट M से N के बीच में ही है, लेकिन P2 और P4 करंट के लाइन में है लेकिन बाहर की तरफ है। तो आप आंख बंद करके बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P2 एंड मैग्नेटिक फील्ड एट P4 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी फील्ड होगा, यहाँ पर भी फील्ड होगा, यहाँ पर भी फील्ड होगा, लेकिन 2 एंड 4 पर फील्ड नहीं होगा। वायर के एलोंग बाहर की तरफ फील्ड बाहर में, वायर के एलोंग बाहर में इधर या इधर फील्ड नहीं होगा, उधर उधर होगा, वायर पर भी होगा। ये सारी चीजें ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दो सर्कुलर करंट है बेटा, दोनों कोएक्सियल है और दोनों एक दूसरे के प्लेन से परपेंडिकुलर है। आपको बताना है कि दोनों में करंट, अगर मान लो कि दोनों में करंट आई डेवलप कर दिया, दोनों कोएक्सियल एक्सिस है, तो एक ऐसे है, दोनों कोएक्सियल है और दोनों सर्कुलर करंट है, आई करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस मान लो कैपिटल आर है। अब आपसे कहा कि व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा। तो देखिए बेटा, चूंकि वायर पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हम जब देखते हैं ना बेटा, तो जब हम सेंटर की बात करते हैं, ठीक है, कभी भी हम लोग जब सेंटर की बात करते हैं, 1 मिनट, बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर पे करंट अगर आपको मान लो बेटा करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज है, तो बी आपको कैसा होगा, बोलेंगे बी बाहर की तरफ होगा, सेंटर पर बाहर की तरफ होगा। सर्कुलर करंट में अगर मान लो कि करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, बी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, और अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो अंदर की तरफ होगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के कारण से सेंटर पर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर या तो अंदर की तरफ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी वैसे ही होगा। तो बोलेंगे एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है ना। तो कहेंगे कि एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। एक मान लो कि मैग्नीट्यूड बी है और दूसरा भी जो मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा भी मैग्नीट्यूड आपका बी है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो बोलेंगे नेट फील्ड कितना हो जाएगा, तो दोनों का नेट फील्ड जो आपका हो जाएगा b² प्लस b² अंडर रूट, कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स b के बराबर हो जाएगा। तो ये √2 टाइम्स b के बराबर हो जाएगा। b कितना लिखोगे बताओ, b कितना लिखोगे, बोलोगे √2 टाइम्स b के बराबर, तो ये b कितना लिखोगे, √2। b की जगह आप लिखेंगे μ0 I/2r, दैट्स ऑल।
तो ये आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपको इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो कहेंगे कि वेक्टर फॉर्मूला से बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 बी रूट 2 टाइम्स पी नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिए एक वायर है, करंट सीधे आ रहा है सर्कुलर आर्क में, एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट हुआ और फिर सीधे चला गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाला? व्हाट विल बी फील्ड एट सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो बेटा एक चीज देखिए, इसको 3 ब्रांच में मान लो। पहला ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच सेमी सर्कुलर आर्क और तीसरा ब्रांच ये वाला। ठीक है बेटा, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? इस वायर ब्रांच के कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है बेटा इस वायर के एलोंग है, बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। बात खत्म। अब कहेंगे कि सेमी इनफाइनाइट के कारण से, तो बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट के कारण से राइट हैंड थंब रूल, करंट की तरफ हाथ रखो, 4 फिंगर को घुमाओगे तो 4 फिंगर इस जगह पे क्या होगा? अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। तो बोलेंगे B1 कितना होगा? 1 के कारण से सेंटर पर B1, बोलोगे B1। ठीक है, B1 कहाँ पर? O पर। कितना होगा? बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट का, तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई R होगा। अब बात आती है सेकंड वाला, तो बोलेंगे सेकंड वाले के कारण से क्या होगा? B2 कहाँ पर? सेंटर पर। करंट कैसा है बेटा? करंट आपका क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अंदर की तरफ होगा। कितना होगा? तो बोलेंगे म्यू नॉट I बाई 2R, थीटा बाई 2 पाई। तो ये सेमी सर्कल कितना एंगल बनेगा? 180 बनाएगा। तो थीटा के जगह आपको लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई पाई कट गया। ठीक है, कहानी खत्म। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना? म्यू नॉट I बाई 4। अब आप कहेंगे कि दोनों फील्ड, ये भी आपका इनटू द प्लेन है और ये भी आपका इनटू द प्लेन है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के कारण से इनटू द प्लेन, आर्क के कारण से इनटू द प्लेन, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इनटू द प्लेन ही रहेगा। तो कहेंगे कि बी नेट दोनों को ऐड कर दो, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर, किसके कारण से? सेमी इनफाइनाइट के कारण, प्लस म्यू नॉट I बाई 4R। ठीक है, बाई 4R करोगे, 4R दोनों ऐड होकर के और डायरेक्शन क्या होगा? इनटू द प्लेन हो जाएगा। दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है ना, तीसरे वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर 0 है, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसके बाहर में है, उसके लॉन्ग है, वायर के लॉन्ग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब आते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। एक वायर को बेटा अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B है। वायर को रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? तो कहेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। ठीक है, F बराबर I इंटू L क्रॉस B के बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, F बराबर I इंटू L क्रॉस B के बराबर होगा। ठीक है ना, अगर एंगल दोनों L क्या है तो लेंथ वेक्टर है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि इफ L वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर L वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? करंट की तरफ होता है, वायर का करंट जो होता है ना उसी को L वेक्टर मान लेते हैं। तो वायर का L वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो आप कहेंगे कि फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? I इंटू L इंटू B हो जाएगा। I आपका करंट, L आपका वायर का लेंथ स्ट्रेट वायर और B मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कुछ पॉइंट से याद रखना, फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ वायर। किसी भी दो पॉइंट के बीच में मान लो करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है M से लेकर के N के बीच में, M और N के बीच में वायर का शेप कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, M और N के बीच में वायर का शेप कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आप कहेंगे कि होगा क्या? तो M और N के बीच में वायर का शेप कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, फोर्स आपका इस दोनों पॉइंट के बीच के ऊपर लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये स्ट्रेट लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स ऑन क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप है, कोई भी क्लोज लूप है बेटा, ठीक है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो क्लोज लूप है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। इफ
बी इज परपेंडिकुलर टू लूप, दिस इम्प्लाइज दैट लूप के ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी शेप का लूप हो, मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर है, शेप किसी भी तरह का है, नेट फोर्स 0 कर दो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, व्हाट विल बी फोर्स ऑन आर्क। ये क्वेश्चन है बेटा, एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसकी डायमीटर 2r है, करंट आई फ्लो कर आर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो बेटा आर के ऊपर फोर्स निकालने के लिए आप दोनों पॉइंट को कहेंगे कि पाथ के ऊपर, लाइन के ऊपर तो डिपेंड करेगा नहीं, इनके ऊपर तो कहेंगे कि आपको फोर्स निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बोलेंगे कि इस पॉइंट n और n के बीच में जो फोर्स होगा आपका, वो फोर्स आपका m और n के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कहेंगे कि इसका शेप कैसा नहीं, तो बोलेंगे सीधा लेंथ जोड़ लो ये वाला, तो कहेंगे कि f कितना होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो लेंथ कितना हुआ, i, करंट i मान लो, l की जगह 2r ले लो, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, b हो गया, i × 2rb, दैट्स ऑल। क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में करंट आपको उसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको सीधे जोड़ दो स्ट्रेट वायर से, तो स्ट्रेट वायर लेंथ हो जाएगा, और स्ट्रेट वायर लेंथ हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, करंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, बोलेंगे करंट जो है बेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, करंट जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ इस जगह से, और करंट यहाँ पर आके एंड हो जा रहा है। कितना लेंथ है, 2l है, लेंथ कितना है, 2l है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसके, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एंड से जहाँ से करंट स्टार्ट हुआ जहाँ तक खत्म हुआ, तो आप f कैसे निकालेंगे, i की जगह i रखो, l की जगह 2l रखो, और b हो गया। दिस विल बी द फोर्स ऑन द आर्क साइनसोइडल, आर्क के ऊपर फोर्स लगेगा। कितना आसान है, दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, i l भी कर दिया, क्योंकि शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा मैग्नेटिक फोर्स। चलो आगे आते हैं हम, अब आते हैं बेटा लॉन्ग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्वेश्चन पढ़ो। लॉन्ग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ए है, कैरी करंट I, ठीक है ना। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ फील्ड, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ फील्ड एट अ डिस्टेंस a/2 एंड 2a फ्रॉम वायर। वायर का क्रॉस सेक्शन ए बेटा ए है, और क्रॉस सेक्शन के अंदर में एक पॉइंट है और एक पॉइंट बाहर में है, ठीक है ना। कह रहा है कि 2a बाहर की तरफ है, तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन है बेटा, ठीक है। ये मान लो ये वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन कितना है, बोलेंगे वायर का क्रॉस सेक्शन आपको कितना है, ए है, और इस ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इस क्रॉस सेक्शन से आपको अंदर में भी फील्ड निकालना है, वायर के अंदर में भी निकालना है, बाहर भी निकालना है। तो अब आप देखिए बेटा, एक पॉइंट है और एक पॉइंट आपको कौन सा है, 2a डिस्टेंस पर है, ठीक है, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लो कि I करंट फ्लो कर रहा है। अब ये कौन सा लॉ से बनेगा, बोलेंगे एम्पियर्स लॉ से, ठीक है ना। एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ कहता है B इनसाइड फॉर्मूला क्या होगा, μ0 I 2 पाई r² इंटू स्मॉल r, और B आउटसाइड कितना होगा, फॉर्मूला होगा μ0 I बाई स्मॉल r की जगह क्या डालोगे बेटा क्या डालोगे, स्मॉल r, तो बाहर की तरफ आप कहेंगे कि μ0 I बाई, अंदर की तरफ μ0 I बाई 2 पाई r² इंटू स्मॉल r, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, और अंदर और बाहर, अंदर के लिए, ये अंदर वाले पॉइंट के लिए है, μ0 I बाई 2 पाई r², कैपिटल R² क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। r क्या, अब इसको चेंज कर दो, ठीक है ना, बोलोगे μ0 I बाई 2 पाई, रेडियस की जगह a², और ये स्मॉल r क्या है, a बाई 2 है, तो आप यहाँ पे a/2 कर दीजिए, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि B आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है, तो बोलेंगे B आउटसाइड का फॉर्मूला होगा μ0 I आउटसाइड की, बाहर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ हम क्या लिखते हैं, μ0 I बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई r²। ये देखो बेटा, अगर हम बाहर की तरफ बात करते हैं, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो एम्पियर लॉ यूज करते हैं ना। एम्पियर लॉ कैसे यूज करते हैं, तो बोलेंगे B डॉट dl, देख लो इसको, B डॉट dl इंटीग्रेशन μ0 इंटू I इंक्लोज कितना है, I के बराबर है, B इंटू dl, B इंटू कितना, dl का मतलब कि ये तुम्हारा 2 पाई r हो जाता है बाहर की तरफ, ठीक है, इंटू μ0 इंटू I इंक्लोज होता है, B कितना होगा, μ0 I बाई 2 पाई r हो जाएगा, तो μ0 I बाई 2 पाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 पाई स्मॉल r लिखोगे। अब इसको वैल्यू कितना लिखोगे, μ0 I बाई 2 पाई, r की जगह क्या लिखोगे, 2a लिखोगे।
आ गया। अब आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो अंदर का बी इनसाइड और बी आपको आउटसाइड, ठीक है। कितना फॉर्मूला लिखेंगे, तो बोलेंगे म्यू नॉट आई ए, एक बेटा यहाँ से कट जाएगा, एक काट दो, आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे म्यू नॉट आई ए, नहीं आई तो कट, एक तो कट गया, सॉरी, म्यू नॉट बी इनसाइड, म्यू नॉट आई, ए कट चुका है एक ए से, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। 4 पाई ए कट गया, म्यू नॉट आई कट गया, कितना आ गया बेटा 1:1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, दोनों का रेशियो आपको 1 आ गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एम्पियर्स लॉ हमने यूज किया। सोलेनोइड क्या होता है बेटा, सोलेनोइड में स्पाइरल पाथ, ठीक है ना, स्पाइरल वायर होता है, करंट आई पास किया। सोलेनोइड कैसा बनता है, सोलेनोइड आपका करीब इस तरह का बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेट की तरफ है। बी कितना होता है, बोलोगे म्यू नॉट एन इंटू आई, कहाँ पर, एट सेंटर। एंड पे कितना होता है, एट एंड बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। ध्यान रखना है ये सोलेनोइड क्या है, इफ सोलेनोइड इज इनफाइनाइट लेंथ, सोलेनोइड क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का अगर है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उस केस में आप कहेंगे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एजेस पे एक एंड इधर एक एंड उधर, कितना होगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। सोलेनोइड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करके रखता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर ए बाई एम एंड एन। देखो 3 वायर है बेटा, ठीक है ना, तीनों में मान लो कि इसमें करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, और सारे करंट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ है। सारे में 1 2 3 सारे में करंट जो है बाहर की तरफ है, बाहर आई करंट है। दोनों 2 वायर के बीच का लेंथ कितना है, ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अब कह रहा है कि एक वायर इसके ऊपर फोर्स, ये वायर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो बेटा पैरेलल वायर की फिर फॉर्मूला कितना होता है, डीएफ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, डीएफ बाई डीएल म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए होता है। दिस इज द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर। तो आप कहेंगे कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं, तो I1 I2 सेम है, म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई ए हो जाएगा। लेट दिस वन इज एफ नॉट, ये इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, एफ नॉट मान लेते हैं। एक वायर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एफ नॉट, एक वायर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, चूंकि दोनों परपेंडिकुलर लेंथ डिस्टेंस पर है तो फोर्स भी परपेंडिकुलर लगेगा। तो कहेंगे कि एक आपको फोर्स किधर लगेगा, बोलेंगे देखो इसके कारण से फोर्स इसके ऊपर, एन के कारण से ए के ऊपर फोर्स, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वी इधर नीचे की तरफ होगी, I इंटू एल क्रॉस बी, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो दोनों फोर्स आपस में क्या होगा, 90 परपेंडिकुलर होगा, इसका भी फोर्स और इसका भी फोर्स परपेंडिकुलर होगा। तो आप कहेंगे कि जो बी नेट होगा, बी नेट कितना होगा, एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका फोर्स इस पर और इसका फोर्स इस पर, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा, I इंटू एल क्रॉस बी के अकॉर्डिंग, दोनों का फोर्स परपेंडिकुलर, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने माना है, एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। फिर आप इसको कितना लिखेंगे, √2 टाइम्स एफ नॉट के बराबर, और एफ नॉट की वैल्यू क्या है, इतना आप डाल देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स बाई एम एंड एन ऑन ए, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अब बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत सायरन बज रहा है, कुछ ना कुछ हुआ है कांड, ठीक है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है,
छोटा करंट और छोटा वोल्टेज रीड करेगा, बहुत ही छोटा करंट और बहुत ही छोटा वोल्टेज को रीड करेगा। एक गैल्वेनोमीटर होता है, जी से डिनोट करते हैं, और उसका एक रेजिस्टेंस आर जी की क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपका रेजिस्टेंस है। और ये क्या करेगा, बहुत ही छोटा करंट और बहुत ही छोटा वोल्टेज को क्या करेगा, रीड करता है, ठीक है ना। इसका दो काम करते हैं, एमीटर में काम करते हैं और दूसरा काम करते हैं वोल्टमीटर में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी, एमीटर के लिए एक करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा बाई ए, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट एन ए बी बाई के होता है। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का होता है। बी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये घूमेगा। ए होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और के होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। थीटा बाई वी वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना होता है, एन बी ए बाई के इंटू आर होता है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। एक चीज बेटा ध्यान रखना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर आप लेंथ की वायर की लेंथ अगर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी आपको उतना ही चेंज होता है। दैट इज वाई वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं करेगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर आप वायर की लेंथ चेंज करते हैं तो जितना लेंथ आपको चेंज होगा उतना आपको रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, तो दोनों ऊपर से कैंसल आउट हो जाता है। तो चेंजिंग लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस एंड लेंथ आपका दोनों ऐसे चेंज होता है कि थीटा बाई वी वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। इसका काम क्या है, कन्वर्जन, एमीटर के रूप में या वोल्टमीटर के रूप में। क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज क्या है, 1 एम्पियर। हमें गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पियर रीड कराना है, तो उसको एमीटर बनाओगे, कैसे बनाओगे, रेजिस्टेंस जोड़ करके। रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, बोलोगे शंटिंग करते हैं। एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में शंटिंग करते हैं। ये आपका बेटा गैल्वेनोमीटर, अब आप इसमें क्या करेंगे, शंट लगा देंगे, छोटा सा, काफी छोटा रेजिस्टेंस होता है, शंट होता है, और ये आपको आरजी होता है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एमीटर हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, एमीटर हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, आपको कन्वर्ट करना है एमीटर में जो रीड कर सके मैक्सिमम 1 करंट, 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना यूज करना है, 0.1 ओम यूज करना है। रेजिस्टेंस आपको 0.1 यूज करना है, ठीक है, 0.1 यूज करना है। फाइंड करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना पास करा सकते हो, तो देखो रीडिंग आपको क्या दिया है, रेंज क्या दिया है, रेंज आपका 1 ओम एम्पियर है, तो बोलोगे करंट इंटर करेगा यहाँ से कितना, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इंटर करेगा। कुछ करंट यहाँ से चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में, जिसको मान लेते हैं IG, और जो बचेगा वो शंट से होकर के जाएगा, I माइनस IG। आपको क्या निकाला है, IG निकाला। अब देखिए बेटा, शंट और RG दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो वोल्टेज इक्वल कर दो, वोल्टेज इक्वल कर दो, V ऑफ शंट और V ऑफ G आपस में बराबर होगा, वोल्टेज बराबर कर दो। V बराबर IR होता है, I माइनस IG, V बराबर I इंटू आर, आर की जगह शंट का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IG इंटू RG, IG इंटू RG। अब इसको सॉल्व कीजिए, I कितना है बेटा, 1 एम्पियर है, जो रेंज है, जो वो मेन करंट इंटर करेगा। IG आपको निकालना है। शंट का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, शंट का रेजिस्टेंस बेटा आपको दिया हुआ है 0.1 ओम, तो ये हो जाएगा 1/10, इसको डाल दिया। और IG हमें फाइंड करना है, RG कितना है, 100 ओम आपको दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस IG, ये ऊपर जाएगा, IG इंटू 1000, 1 IG इज इक्वल टू 1। आ गया बेटा, 1001 IG इज इक्वल टू 1। तो आप बेटा एक काम कीजिए, 1001 को लगभग 1000 ले लेते हैं। IG इज इक्वल टू 1/1001, IG अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/1000, तो IG अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होगा, 10⁻³ एम्पियर, मतलब कि 1 मिली एम्पियर। इतना करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा। दैट्स ऑल, चैप्टर फिनिश। मस्ती बनाओ, रिवाइज कर लो अच्छे से। कल प्रेजेंट होंगे, 5 है कल 5 तारीख है, 5वां चैप्टर, 4 तारीख 4था चैप्टर, 5 तारीख 5वां चैप्टर। 14 दिन में 14 लेक्चर, 14 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। लेक्चर्स अच्छे लगे,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विश कि आप अच्छा नंबर लाएं बोर्ड में, ठीक है ना, आपकी तैयारी खूब अच्छे से हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।